हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी से एक क्वेश्चन। ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है संविधान का मूल ढांचा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। आने वाले दिनों में जब जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होगी या फिर कल की तारीख में बिहार का एग्जाम होगा, वहां पर भी ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या है संविधान का मूल ढांचा। तो संविधान के आधारभूत या मूल ढांचे का अर्थ है संविधान में अंतर्निहित वैसे प्रावधान जो देश के संविधान को, भारत की राजनीति को और हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों को आधार प्रदान करने का काम करते हैं। ये जो बातें हैं जो संविधान में अंतर्निहित है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें संशोधन करके इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रावधान इतने ही महत्वपूर्ण है कि अगर इनमें किसी भी प्रकार का कोई अगर नकारात्मक बदलाव किया जाए तो संविधान का सार ही खत्म हो जाएगा, उसका जो जिस्ट है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसकी जो महत्ता है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, वो इस बात से ही समझ में आता है कि इसको संशोधन करके खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसको संशोधन करके या इसमें किसी प्रकार का अनावश्यक और नकारात्मक बदलाव किया गया तो संविधान हमारा अस्तित्व खो सकता है। अपना जो उद्देश्य है, जो उसका आदर्श रहा है, जिन लक्ष्यों पर हमारा संविधान कायम है, वो सब कुछ पीछे छूट सकता है और ये संविधान के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। हालांकि संविधान में इस अवधारणा का कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसका कहीं भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विचार है जो कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में समय समय पर जो संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुए हैं और उन संवैधानिक विवादों के पश्चात न्यायपालिका के द्वारा जो व्याख्या प्रदान की गई है, उसके आधार पर ही संविधान के मूल ढांचा का निर्माण किया जाता है। हम सब जानते हैं कि संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसी स्थिति में मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से उभर करके आया, और जैसा कि अभी बताया गया आपको कि संविधान में मूल ढांचा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि हम दोहरा रहे अपनी बात को कि विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच में जो समय समय पर संवैधानिक मामलों में विवाद हुए हैं और उन विवादों के पश्चात न्यायपालिका ने जो व्याख्या दी है उस पर ही मूल ढांचे का जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, वो सामने आता है। दरअसल जून 1951 में, मतलब कि संविधान के लागू होने के एक वर्ष के कुछ समय बाद ही जून 1951 में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया और पहले संशोधन के बाद संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल की गई या उसको जोड़ा गया। इस पहले संशोधन के बाद से ही संविधान के संशोधन की शक्ति या संसद के संशोधन की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाने लगा कि क्या संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, और इस बात को लेकर के लगातार विवाद प्रारंभ हुआ। तो संविधान के लागू होने के एक वर्ष के कुछ समय बाद ही संविधान में पहला संशोधन हुआ। 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल की गई और 9वीं अनुसूची के शामिल किए जाने या फिर संविधान के पहले संशोधन के बाद से ही संसद के संशोधन की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा और ये विवाद उठ के खड़ा हुआ कि क्या संसद को अधिकार है या नहीं है। दरअसल संसद जो है वो देश के सामने मौजूद विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, या यूं कहे कि संसद देश के समक्ष जो मौजूदा समस्याएं हैं उसकी दुहाई देते हुए संविधान में संशोधन करता रहा है। दूसरी तरफ न्यायपालिका जो है संविधान में किए गए इन संशोधनों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है और समीक्षा के बाद संसद के द्वारा जो संशोधन किया गया उसको चुनौती देता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और फिर उसको अमान्य घोषित करता है। तो ये न्यायपालिका और संसद के बीच में कई बार विभिन्न मामलों में लेकर के
हमेशा मतभेद और विवाद की स्थिति रही है। न्यायपालिका बार बार ये कहता रहा है या न्यायपालिका के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, हालांकि अभी तक इसके मूल ढांचे को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि हम शुरुआत में बताया कि संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक बदलाव संविधान के सार को ही खत्म कर सकता है। तो खैर, संसद और न्यायपालिका के बीच में ये टकराव शुरू से रहा है, पहले संशोधन के बाद से ही। पहले संशोधन को जो 1951 में हुआ, उस पहले संशोधन को चुनौती दी गई और यहां पर हम कुछ केस भी लिख के रखे हैं। यह चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में 1951 में। यहां पर शंकरी प्रसाद केस में यह कहा गया कि प्रथम संशोधन जो संविधान के भाग 3 से संबंधित है, तो संविधान का जो पहला संशोधन हुआ वो भाग 3 का उल्लंघन करता है, उसके अगेंस्ट जाता है। ये बात कही गई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस में। लेकिन जब ये बात कही गई कि प्रथम संशोधन संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करती है, तो संसद ने इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों के साथ ही संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है। तो शंकरी प्रसाद केस को सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित किया। इसके बाद यहां आप देखिए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये केस भी आया 1959 में और यहां पर भी 1965 का एक केस है, माफ कीजिएगा, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय को दोहराने का काम किया। मतलब कि शंकरी प्रसाद में जो निर्णय दिया गया था कि संसद को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य जो संविधान के भाग हैं उसमें संशोधन का अधिकार है, यहां पर भी उसी निर्णय को दोहराने का काम किया गया। लेकिन वक्त के साथ न्यायपालिका का रुख में भी बदलाव आया और भी कई सारी बातें हैं जो यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे। ठीक है, हालांकि अगर आप पहले मेरा वीडियो सब देखे हैं तो उसमें मैंने जब एक वीडियो बनाया था कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस पर इस संदर्भ में हम और भी बातें बताए हैं। लेकिन फिलहाल हम यहां पर इन्हीं बातों को लेकर चलेंगे। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों मामलों में यही कहा कि संसद को मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य भागों में भी संशोधन का पूरा अधिकार है और वो संशोधन कर सकती है। लेकिन वक्त के साथ जैसा कि हम बता रहे थे, न्यायपालिका के रुख में भी बदलाव आया क्योंकि मामला उधर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में भी था, तो उसका दृष्टिकोण बदला और फिर इस बदले हुए दृष्टिकोण को हम लोग यहां के केस में देख सकते हैं। यह केस है 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के मतलब इन फैसलों को रद्द कर दिया और यह माना कि संसद संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं रखती है। मतलब कि यहां तक संशोधन का शक्ति है फंडामेंटल राइट्स में भी और अन्य भागों में भी, लेकिन गोलकनाथ केस में कहा गया कि संसद को संविधान के भाग 3 में संशोधन का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो अपरिवर्तनीय है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जब इस केस में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय आया तो फिर संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के लिए, उसको इनफेक्टिव या निष्प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में 24वां संशोधन किया गया जो 1971 में आया था। इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहां पर जब कहा गया, किसको अगर आप लाइन से देखेंगे तभी याद रख पाएंगे, गोलकनाथ में कहा गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है, उसके इस निर्णय को खारिज करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए संसद के द्वारा
24वां संशोधन किया गया और 24वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। तो इस निर्णय को इस संशोधन के द्वारा काट दिया गया। मैंने पहले ही कहा था कि संसद देश के समक्ष समस्याओं की दुहाई दे करके निर्माण करती है विधान का और फिर उसकी संवैधानिकता की जांच करके न्यायपालिका खारिज करता है। यहां पर भी यही खेल हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद भारत के संविधान में, भारत के शासन व्यवस्था में एक बड़ा मोड़ आता है और ये है केशवानंद भारती केस, जो भारत का सबसे चर्चित केस रहा है। आप सब जानते हैं 1973 में ये केस आया। इस केस में भारत के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को मान्यता देने का काम पहली बार करते हुए देखा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को, उसकी वैलिडिटी को कायम रखा। मतलब ये कहा कि हां, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन यह भी कहा कि ऐसा करते समय वो संविधान के मूल भावना को बनाए रखेगी। मतलब फिर वही बात हुआ कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संशोधन के क्रम में संविधान की मूल भावना, जिसको कि हम लोग आधारभूत ढांचा कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, बोला कि आप उसको बचा करके रखिए और उसके बाद आपको जो संशोधन करना है कीजिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद मामले में मूल संरचना को कहीं भी परिभाषित करने का काम नहीं किया। यह जरूर कहा, फिर से हम दोहरा रहे हैं, कि 24वां संविधान संशोधन सही है, लेकिन संसद संविधान में संशोधन करते समय संविधान के मूल भावना को आहत नहीं करेगी, उसको बदलने का काम नहीं करेगी। जब केशवानंद भारती केस का यह निर्णय आया तो फिर संसद एक बार एक्टिव हुआ और 42वां संशोधन किया गया 1976 में, जिसमें कि फिर वही बात जो 24वें संविधान संशोधन में किया गया था, उसी बात को दोहराया गया और कहा गया कि संसद के संशोधन की जो शक्ति है वो असीमित है और इस संशोधन के खिलाफ न्यायपालिका में प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कि न्यायपालिका संसद के द्वारा किए गए संशोधन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है। तो फिर यहां पर केशवानंद केस को खारिज करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि न्यायपालिका संशोधन के शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है। जब यह संशोधन किया गया तो देश में जबरदस्त इसकी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इसके द्वारा यह माना जा रहा था कि संसद जो है वो न्यायपालिका की शक्ति को कम करने में लगी हुई है, लिहाजा इसका बहुत विरोध हुआ। खैर, इसके बाद भारत के संविधान में 43rd अमेंडमेंट, मतलब कि 43वां संविधान संशोधन किया गया 1977 में, मतलब कि अगले ही वर्ष। और फिर न्यायपालिका को उसके जो अधिकार थे, न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का, वो पावर फिर से उसको देने का काम किया गया। तो फिर इसके बाद न्यायपालिका का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर था वो पहले के समान ही हो गया। जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ भी हम एक वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं, उसमें भी संसद ने किस तरीके से न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए संविधान में प्रावधान किया था, वो सारा डिटेल बताया हुआ है। लेकिन खैर, फिलहाल यहाँ कि 43वां संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की शक्ति को बहाल कर दिया गया। इसके बाद फिर मिनर्वा मिल केस 1980 का आता है और यहां पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को दोहराया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो केशवानंद भारती केस का निर्णय था उसी को माना गया। मतलब ये कि संसद ने जो कानून बनाया उस पर नियंत्रण रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत न्यायपालिका ने उनको नियंत्रित करने का काम किया, उनको जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत शिकंजे में रखने का काम किया। ठीक है, तो ये केसेस आपको पहले याद रखने होंगे। यहां तक हम इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।
उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। समझने के लिए ये जो मैंने बोर्ड पे ही बनाया था, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखिएगा, क्योंकि एक फैसले के साथ दूसरा फैसला आता है और उसी से फिर आपके लिए आंसर कर पाना, आगे आंसर को लिख पाना आसान होगा। खैर, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट करने का प्रयास सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 1973 में किया था। कि मूल ढांचा क्या है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया था 1973 में, जिसके अनुसार आधारभूत ढांचे का अर्थ यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य प्रावधानों की तुलना में इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर ऐसे प्रावधानों में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है, तो यह संविधान के मूल भावना के विपरीत होगा। ठीक है, कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा गया कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के बाकी प्रावधानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आगे आएगा यहां पर, कि उनमें अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया तो ये संविधान के मूल जो ढांचा है, मूल भावना जो है उसके खिलाफ होगा। बाद में भारत के संविधान में 45वें संशोधन के द्वारा 1980 में भी इसको स्पष्ट करने का, कि मूल ढांचा क्या है, स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ, जिस कारण से यह संविधान का जो मूल ढांचा से संबंधित व्यवस्था संसद के द्वारा की जानी थी वो पूरा नहीं हुआ। सवाल यह उठता है कि यह प्रॉब्लम है क्यों? तो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में आधारभूत ढांचे को स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके कारण से इसके निर्धारण का काम न्यायपालिका के विवेक पर छोड़ा गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है कि मूल ढांचा है क्या, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में समय समय पर संवैधानिक मामलों में जो विवाद होते रहे हैं, उन विवादों के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या किया गया, उसी के आधार पर यह मूल ढांचे का तथाकथित तौर पे हम लोग अगर बात करें भी तो यह सिद्धांत सामने आया था। तो आधारभूत जो संरचना है उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, जिसके कारण से इसको विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अब चूंकि ये न्यायपालिका के विवेकाधीन शक्ति के तहत आ जाता है, ऐसी स्थिति में ये विवाद से परे नहीं है कि न्यायपालिका सही कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, स्पष्टता के अभाव में ही संसद जब संशोधन करती है तो न्यायपालिका जो है वो इसको खारिज करती है संविधान की दुहाई दे करके, और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में मतभेद होता रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था NJAC, जो कि भारत के संविधान में 99th अमेंडमेंट 2014 था, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन न्यायपालिका ने 99वां संविधान संशोधन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इस बात को भी लेकर के संसद में, या हम लोग कहें कि विधायिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ विवाद हुआ, और ये विवाद हाल के दिनों तक चलता ही रहा है, लगातार ये चर्चा में रहा है, क्योंकि कॉलेजियम के स्थान पर NJAC के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाती है। खैर, तो ये चूंकि न्यायपालिका के द्वारा खारिज किया गया, तो इस पर यह भी कहा गया कि चूंकि ये जो व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, कॉलेजियम की व्यवस्था, ये भारत के संविधान में जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत रखा गया है उसका उल्लंघन करती है। तो न्यायपालिका और संसद के बीच में लगातार ये विवाद चलता रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएं अगर, तो हम लोग ये पाते हैं कि जो संविधान के ज्ञाता है, मतलब जो संविधानविद है, और जो न्याय के ज्ञाता है, मतलब हमारी न्यायपालिका, इसने अपने विचारों को अपने निर्णयों के माध्यम से कई बार या समय समय पर कुछ ऐसे सिद्धांत तैयार किए हैं, कुछ ऐसे सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है, जिसके आधार पर ही हम लोग भारत के संविधान के कुछ
बातों को आधारभूत संरचना के अंतर्गत देखते या फिर पाते हैं। सबसे पहले संविधान के मूल ढांचा के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट आया, जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो शुरू हुई केशवानंद भारती केस में। यहां पर इस केस में जो हम लोग देख रहे हैं, यहां पर केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचे के संदर्भ में कई सारी बातें सामने आई, जिसमें कहा गया कि संविधान की सर्वोच्चता, यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, इन चीजों को आपको कोट करना पड़ेगा, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मूल ढांचा के तहत आएगा। इसके बाद 1975 में राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का वाद आया, बड़ा चर्चित रहा है भारत के इतिहास में ये केस, ठीक है। खैर, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी 1975 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारी बातों को सामने रखा और बताया कि संविधान के मूल ढांचे के तहत किन बातों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को माना गया कि यह संविधान का मूल ढांचा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय को माना गया। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता को माना गया। पंथ निरपेक्ष एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसको भी माना गया कि ये मूल ढांचा में आता है। इसके अलावा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये सब इस मामले में संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया। और अगर आगे बढ़े हम लोग तो मिनर्वा मिल केस, जिसके विषय में इधर हम बता रखे हैं, जो 1980 का है। मिनर्वा मिल केस ने भी 42वें संविधान संशोधन के बाद जो अपना निर्णय सुनाया था, उसमें संविधान के मूल ढांचे के संदर्भ में जो मुख्य बात सामने आई, उसमें एक था कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये मूल ढांचा है। और साथ ही साथ इसमें फंडामेंटल राइट्स ऑर्डर, डीपीएसपी में संतुलन कायम रखना, समन्वय बना के रखना, ये भी मूल ढांचे का अंग माना गया। इसको भी मूल ढांचा माना गया। मतलब कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में किसको प्रायोरिटी दिया जाए, इस मामले पर भी कई बार ये सारे केसेस कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में किसको प्रायोरिटी दिया जाए, इस संदर्भ में भी लगातार विवाद होता रहा है। इसी पर न्यायपालिका ने मिनर्वा मिल केस में कहा था कि दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना, किसी को प्रायोरिटी नहीं देना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी केस आया और इंदिरा साहनी केस में भी न्यायपालिका ने रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का शासन, इसको जुडिशियल रिव्यू के शक्ति के तहत शामिल किया। इसके बाद एक और यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, इनके अलावा भी है, उनको भी हम कोट करेंगे, लेकिन एसआर बोम्मई मामला, ये 94 का मामला है। और ये बेसिकली अगर आप याद करें तो इसके तहत एसआर बोम्मई मामला में 356, मतलब कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कई सारी बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। और उसी में जो बातें संविधान के मूल ढांचे के संदर्भ में कही गई, उसको देखें। उसमें कहा गया भारत का संघवादी स्वरूप, मतलब संघवाद, फेडरल सिस्टम जो है, ये मूल ढांचा है। लोकतंत्र मूल ढांचा है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सब बातों को 1994 के एसआर बोम्मई केस में संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत माना गया। इसके अलावा भी, ये सब चीज तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावा भी संविधान के मूल ढांचे के तहत और भी कई सारी बातें शामिल हैं, जैसे कि संसद के संशोधन की शक्ति को भी न्यायपालिका ने मूल ढांचा का हिस्सा माना। मतलब कि संसद के संशोधन की शक्ति को भी समाप्त नहीं किया सकता है। और बात है कि संसद के संशोधन की जो शक्ति है वो संविधान के मूल ढांचा को आहत करके नहीं किया सकता है, लेकिन संसद का संशोधन का शक्ति, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है, जो समतावादी समाज का जो कॉन्सेप्ट है, ये संविधान का मूल ढांचा है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, इसको भी न्यायपालिका ने अलग अलग मामलों में संविधान का मूल ढांचा माना। मूल अधिकार को संविधान का मूल ढांचा माना गया। साथ ही साथ संविधान का जो हमारा लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक विचारधारा है,
इस विचारधारा को भी संविधान के मूल ढांचा के तहत माना गया। तो मूल ढांचा क्या है, इसके संदर्भ में एक बार फिर से अपनी बात हम दोहराएं कि संविधान में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित नहीं है कि ये मूल ढांचा होगा, लेकिन समय समय पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होने वाले विवाद विभिन्न कारणों से उसको हम उल्लेख कर चुके हैं, और फिर उसके बाद संविधान का व्याख्या करने का जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और उसके द्वारा जो निर्णय दिए गए, उस निर्णय के आलोक में ही मूल ढांचा का निर्माण खड़ा हुआ। दरअसल न्यायपालिका जो है वो मूल ढांचे के सिद्धांत की स्थापना के पीछे का जो कारण है अपने विभिन्न निर्णयों में, उसको स्पष्ट करते हुए भी बताया कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी, वो प्रस्तावना कई सारी बुनियादी बातों पर आधारित है और उन बातों का इतना महत्व है कि अगर संविधान में संशोधन करके उसको हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो संविधान बनाने का जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना, न्याय की बात जो करते हैं, समतावादी समाज का जो बात करते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी आधार पर न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में निर्णय सुनाते हुए संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का काम किया। ये विवाद भी इस कारण से है क्योंकि जब संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा में ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, तो संविधान सभा में इस बात पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं किया गया था कि संविधान के किन प्रावधानों को या संविधान के किन भागों को संशोधित किया जाएगा या किन भागों को संशोधित नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये विवाद लगातार उभर करके आता रहा है संसद और न्यायपालिका के बीच में। अब चूंकि संविधान में ये बात मेंशन नहीं है कि मूल ढांचा का निर्धारण कौन करेगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको कि चूंकि ये न्यायपालिका के विवेक के ऊपर छोड़ा गया है, जिसके कारण से विवाद भी उठता रहा है, तो सवाल ये उठता है कि फिर संविधान के इन मौलिक तत्वों की पहचान का अधिकार किसको दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि संसद को सर्वोच्च शक्ति मान करके यह अधिकार संसद को दिया जाना चाहिए और न्यायपालिका को इस मामले में कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में इस तरह की संसदीय सर्वोच्चता की व्यवस्था है। एक खेमा यह मानता है कि नहीं, भारत में संसदीय सर्वोच्चता और जो अमेरिकी व्यवस्था है न्यायिक सर्वोच्चता, उसके बीच का स्थिति रखा गया है। तो यहां पर ये जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक जो सर्वोच्चता है, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है उसको कायम रखा जाना चाहिए। मतलब कि संसद द्वारा पारित जो विधान है उस पर न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखे। लेकिन इन जनरल हम लोग बात करें सामान्य तौर पे, तो ये अधिकार किसको दिया जाना चाहिए, मतलब कि ये अधिकार विधायिका के पास हो या फिर न्यायपालिका के पास, ये भी एक सवाल उठता है। तो दरअसल इसका जो जवाब है वो ये है कि जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनकी राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक क्षमता कितनी है, इस बात पर निर्भर करता है कि इसको विधायिका या कार्यपालिका को इन बुनियादी तत्वों की पहचान का अधिकार दिया जाए। तो अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था इतनी परिपक्व है कि उनको राष्ट्रीय, सामाजिक, राष्ट्रीय स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीति और बाकी जो तमाम चीजें हैं उसका भली भांति ज्ञान हो और वो मैच्योर तरीके से अगर राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर पे अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी देश में राजनीतिक व्यवस्था जो होता है वो इतना परिपक्व नहीं होता है, और भारत जैसे राष्ट्र में हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है इतनी परिपक्व अभी नहीं हुई है, बल्कि ये एक हम लोग कहें कि ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर जो हमारे राजनेता हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, शायद इन चीजों का भली भांति ज्ञान न कर सके। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को ही यह अधिकार दिया जाना चाहिए और आम लोगों को भी न्यायपालिका पर जितना यकीन है, उस यकीन के आधार पर संविधान में कौन से
तत्व ऐसे हैं जिनको कि बुनियादी माना जाए, ये अधिकार निश्चित तौर पर न्यायपालिका को ही दिया जाना चाहिए। क्योंकि भारत की राजनीति में हम लोग ये पाते हैं कि अपराधी तत्वों की विद्यमानता है, राजनीति में भ्रष्टाचार है, ठीक है, कई प्रकार की राष्ट्रीय समस्याएं विद्यमान है, और इन समस्याओं के कारण जनप्रतिनिधियों में विद्यमान अज्ञानता और भ्रष्टाचार के कारण आम लोग न्यायपालिका पर ज्यादा यकीन करते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से जिस तरीके से न्यायिक सक्रियता का पालन कर रही है और लोगों को न्याय दिलाने में जिस प्रकार की उसकी भूमिका रही है, जाहिर सा बात है कि लोगों का जो विश्वास है वो विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका पर कहीं ज्यादा है। इसलिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि संविधान की व्याख्या का जो अधिकार जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत न्यायपालिका को दिया गया है, उसी को ये भी अधिकार हो कि वो ये तय करे कि कौन सी बातें संविधान के मूल ढांचे में शामिल हो सकती है या कौन सी नहीं हो सकती है। तो दोनों में, मतलब विधायिका और न्यायपालिका में, न्यायपालिका को यह अधिकार देना उचित होगा, क्योंकि हमारी जो विधायिका है वो भी संक्रमण काल से गुजर रही है और विभिन्न प्रकार के विधायिका के सदस्यों पर आरोप लगते हैं। उसको देख करके ये ज्यादा बेहतर होगा कि न्यायपालिका के ऊपर ही ये काम सौंपा जाए। तो ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी, मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताने का काम किया। इधर कुछ केस स्टडीज और फिर उसके बाद संसद की जो प्रतिक्रिया हुई है संविधान में संशोधन के द्वारा। मोटे तौर पर मैंने 24वां संशोधन, 42वां संशोधन और फिर उसको खारिज करने के लिए 43वां संशोधन, ये संशोधन बताया है। और कुछ केसेस आपके सामने रखे थे, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ठीक है, गोलकनाथ। इस तरीके से आप अगर क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे तो ये आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और संभव हो तो 4 लाइन कमेंट भी लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।